आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, वो जयप्रकाश नारायण के बारे में है। आइए इसे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, जिन्हें सामान्य लोग जेपी या लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के बहुत बड़े राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1970 के दशक में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसके खिलाफ विरोध करने के लिए जेपी ने आंदोलन शुरू किया और उनके इस टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के चलते ही इमरजेंसी को हटाया गया और भारत में संविधान फिर से बहाल हो सका। इसी चीज़ के लिए जेपी को आज सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आइए पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बलिया के एक छोटे से गांव में यूपी में हुआ था। इनका जन्म एक श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हुआ। वो हरसू दयाल और फूल रानी के चौथे पुत्र थे। इनके पिता हरसू दयाल स्टेट गवर्नमेंट के कैनल डिपार्टमेंट में एक छोटे से अधिकारी थे। 9 वर्ष की आयु में जेपी 7th ग्रेड की पढ़ाई करने के लिए पटना आ गए और यहाँ पर वो सरस्वती भवन नाम के एक हॉस्टल में रहने लगे। इसी हॉस्टल में आने वाले समय के कई बहुत बड़े नेता जैसे कृष्णा सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी उस समय रहते थे। जेपी की शुरुआत के समय में पहले तो वो गांधी फिलॉसफी से ज़्यादा प्रभावित थे। 1918 अक्टूबर में जेपी का विवाह प्रभावती देवी से हुआ, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की सबसे बड़ी पुत्री थी और वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद जो उनकी पत्नी थी वो महात्मा गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में ही ज़्यादा समय तक रहती थी, ताकि जेपी अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। और आगे चल के जैसे आप देखेंगे कि जब वो बाहर पढ़ाई करने के लिए भी गए, तो प्रभावती देवी साबरमती आश्रम में ही रुकी हुई थी। इस दौरान पूरे देश में गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही दौर था और जेपी भी इससे प्रभावित हुए। इस समय में वो बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, पर अपने एग्ज़ाम के बस 20 दिन पहले इन्होंने उस डिग्री को छोड़ दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने एक भारतीय बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना की थी, वहाँ से जेपी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और ये गांधीयन लीडर अनुग्रह सिन्हा के शुरुआती स्टूडेंट में से एक बन गए। बिहार विद्यापीठ में अपनी पढ़ाई करने के बाद जेपी अमेरिका अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए जाना चाहते थे। 20 वर्ष की आयु में कार्गो शिप जेनस से वो अमेरिका चले गए और उनकी पत्नी प्रभावती साबरमती आश्रम में ही रुक गई। 8 अक्टूबर 1922 को जेपी कैलिफोर्निया पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में उन्होंने नाम लिखाया। वहाँ पे अपनी पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए उन्हें कई तरीके के छोटे मोटे कामों को करना पड़ा। एक सेमेस्टर के बाद ही वहाँ पर फीस बढ़ा दी गई और जिस चलते जेपी का वहाँ पे अपनी पढ़ाई को जारी रखना असंभव हो गया। इस कारण उन्हें फिर यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा और उसके बाद अन्य इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफ़र लेना पड़ा। इस समय तक इनका फोकस अब सोशियोलॉजी की तरफ ज़्यादा हो गया था और ये प्रोफेसर एडवर्ड ए रॉस के छात्र बन गए और उनसे इन्हें बहुत समर्थन मिला। इसी दौर में जब वो विस्कॉन्सिन में पढ़ाई कर रहे थे, तो जेपी का इंट्रोडक्शन हुआ कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल से। उसी समय पर 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हो गया था और वहाँ पे बोल्शेविक्स ने अपनी सरकार की स्थापना कर दी थी और दुनिया भर में जो भी लोग थे वो इससे बहुत प्रभावित हो रहे थे। जेपी भी उनमें से एक थे और उन्हें भी लगता था कि जो मार्क्सिज्म या सोशलिज्म का ही जो आइडियोलॉजी है, इसके ज़रिए जनसाधारण के गरीबी और दुखों का अंत किया जा सकता है।
भारत के एक बड़े इंटेलेक्चुअल और कम्युनिस्ट राइटर एम.एन. रॉय की राइटिंग्स से भी जेपी बहुत प्रभावित हुए। इसी दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से जेपी ने एमए इन सोशियोलॉजी पूरी की और इसके बाद वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए इन बिहेवियरल साइंस की पढ़ाई को भी पूरी की है। इस समय तक जेपी पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को अपना चुके थे और वर्ष 1929 में ये अमेरिका से वापस भारत लौटे। भारत आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आईएनसी ज्वाइन करने का न्योता दिया, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया और कांग्रेस के अंदर में महात्मा गांधी जेपी के मेंटर बन गए। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी जेपी ने योगदान दिया, जिस चलते कि इन्हें गिरफ्तार करके नासिक जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर ये अन्य नोटेबल सेनानी जैसे राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन जैसे कई लोगों से इनकी मुलाकात हुई। जेल से छूटने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी), एक लेफ्ट विंग फैक्शन विद इन द कांग्रेस की स्थापना हो गई। इसके प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और जेपी इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1942 में जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत की, तब जेपी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इस समय अंग्रेज़ों ने लगभग सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। लेकिन उस समय जेपी और उनके कुछ साथी जो थे, वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में सफल हो गए और इसके बाद वो अंडरग्राउंड रहकर इंडिपेंडेंस के लिए काम करते रहे और अंग्रेज़ दोबारा इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। कांग्रेस के नेता लोग कई सारे बड़े पदों को पहुंच गए और वो बड़े-बड़े मंत्री और प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन रहे थे। गांधी जी ने उस समय कहा था कि अब आज़ादी जब मिल गई है तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। जेपी एक सच्चे गांधीयन थे और उन्होंने कोई भी पद नहीं लिया। वो वापस पटना बिहार में अपना आ गए और समाज की सेवा करते रहे। 1947 से 1953 के बीच में जेपी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बन गए, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा लेबर यूनियन था इंडियन रेलवेज के अंदर में। इसके बाद जेपी का जीवन गुमनामी में ही बीतता रहा, पर उन्होंने अपना समाज सेवा का कार्य कभी रोका नहीं। 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, उस समय उनके खिलाफ एक मामला चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कि इन्हें दोषी पाया गया। इस समय पर इंदिरा गांधी व उनके कई नीतियों का विरोध करने के लिए जेपी फिर से पब्लिक लाइफ में लौटे और उन्होंने खुलकर ये कहना शुरू किया कि इंदिरा गांधी को तथा जो कांग्रेस के कई सारे सीएम हैं उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए और उन्होंने पुलिस और मिलिट्री से भी यह मांग की कि वो सरकार के इमोरल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को न माने। ऐसा माहौल जब देश में बनने लगा और तब इंदिरा गांधी को भी चिंता हुई और उन्होंने आधी रात को 25 जून 1975 को देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करके संविधान को रद्द कर दिया। इसी रिस्पॉन्स में उस समय फिर जेपी ने संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन की मांग रखी और वो पूरी तरीके से मैदान में उतर गए इंदिरा गांधी व सरकार का विरोध करने के लिए। अब जेपी एक बहुत बड़े नेता थे और उस समय तक उनकी आयु भी बहुत अधिक हो चुकी थी और पूरे देश में इंदिरा गांधी तथा इमरजेंसी का विरोध करने वाला उस समय जेपी के कद का और कोई नेता नहीं था। भारत के अलग-अलग राज्यों में जो स्टूडेंट यूनियंस थे वो विरोध कर रहे थे, पर उन्हें भी एक नेतृत्व की ज़रूरत थी। वो उन्हें जेपी से प्राप्त हुई। इसमें मैं ख़ास तौर पर बिहार और गुजरात तथा यूपी के स्टूडेंट यूनियंस का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि इसी मूवमेंट से आगे चल के कई सारे नेता निकले जो आज भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं।
तो इमरजेंसी का खिलाफत करने के लिए जेपी ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पाठ किया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे के साथ उन्होंने देश भर में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके चंडीगढ़ जेल भेज दिया। 24 अक्टूबर 1975 के बाद अचानक से जेपी की तबीयत बहुत तेज़ी से खराब होने लगी और इस डर से कि कहीं उनकी मृत्यु जेल में ना हो जाए, उन्हें फिर 12 नवंबर को सरकार ने रिहा कर दिया। इसके बाद वो जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में गए, जहां ये पता चला कि उनकी किडनी फेलियर हो गई है और इसके बाद वो आजीवन डायलिसिस पर ही रहे। 18 जनवरी 1977 को आखिरकार इंदिरा गांधी को इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी और देश में इलेक्शन की घोषणा हुई। इस समय तक जेपी के नेतृत्व में एक जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस के अलावा जितने भी विरोधी पार्टीज थे वो सभी इकट्ठा होकर चुनाव को लड़ रहे थे और चुनाव में उनकी जीत हुई और पहली बार भारत में एक नॉन कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में सफल हुई। हालांकि इस सफलता के बाद भी जेपी ने कोई भी पद स्वीकार नहीं किया। 1977 में जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था तो जनता पार्टी के लोगों ने ये सोचा कि जेपी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, जो उस समय लोकसभा के स्पीकर थे, वो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। जेपी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। कई लोगों का मानना है कि उनको जेल के दौरान स्लो पॉइजन शायद दिया गया था, हालांकि इसका कोई सबूत प्राप्त नहीं होता है। और जैसा भी हो, उसके बाद से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और 8 अक्टूबर 1979 को उनका देहांत पटना में हो गया। जेपी को 1965 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इसके अलावा एफआई फाउंडेशन के द्वारा इन्हें राष्ट्रभूषण अवार्ड भी दिया गया था। 1999 में जेपी को भारत रत्न दिया गया, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पटना में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा हुआ है तथा पटना में ही एक दीघा सोनपुर ब्रिज है, जो गंगा नदी के ऊपर एक रेल रोड ब्रिज है। इसे भी जेपी सेतु कहा जाता है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।